हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टू ब्लॉक सेटअप्स के बारे में। ये फ्रिक्शन का ऐसा पार्ट है जहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगना है, कहां काइनेटिक लगना है, कहां पर स्लिपिंग शुरू होगी, कहां पर नहीं होगी, कब तक ब्लॉक साथ मूव करेंगे, कब दोनों में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको लेके लोग काफी परेशान होते हैं। तो अगर आपको भी इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और इस वीडियो को आपको कॉपी और पेन लेके देखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और साथ साथ जो मैं क्वेश्चन करने को दूं उन क्वेश्चंस को करके आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डालें। और उन सारे क्वेश्चंस को मैं अगले पार्ट में शुरुआत में डील करूंगा। और जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए, सो दैट इट गिव्स मी फीडबैक और मैं उसके हिसाब से आने वाली वीडियोस को आपके लिए और बेटर बना पाऊं। ओके, सो लेट द लर्निंग बिगिन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक सेटअप से, जिसमें सरफेस स्मूथ है, मतलब सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन होगा वो दोनों ब्लॉक्स के बीच में ही। फोर्स हम कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक पे भी, नीचे वाले ब्लॉक पे भी। पहले हम नीचे वाले पे लगाते हैं और फिर ऊपर वाले पे लगा के हम चेक करेंगे। तो यहां पर अगर मैं ब्लॉक को पुल करूंगा तो ऊपर वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा। ऊपर वाला ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इस पे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। और नीचे वाले ब्लॉक पे न्यूटन थर्ड लॉ से यही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे, और ये एफ लग रहा है आगे। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करें, ये फ्रिक्शन का मन होगा। फ्रिक्शन हमेशा कोशिश करता है कि दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है। तो लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिट है, वो लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमें अगर कभी भी चेक करना हो कि दो ब्लॉक के बीच में जस्ट स्लिपिंग होने वाली है या शुरू होने वाली है, ऐसा कुछ कहा जाए, तो हमें फ्रिक्शन को क्या मानना है? हमेशा इस फ्रिक्शन को मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। क्या मानना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। मतलब ये दोनों ब्लॉक अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं ना, इसका जितना एक्सेलरेशन है इसका एक्सेलरेशन भी उतना ही होना चाहिए। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये फ्रिक्शन हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा यहां पर? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज म्यू 1 इंटू यहां पे नॉर्मल रिएक्शन विच इज m1g। तो म्यू 1 m1g इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? एफ को लिख दो लिमिटिंग फ्रिक्शन ना, म्यू 1 m1g डिवाइडेड बाय m1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या जाएगा? नेट फोर्स क्या हो गया? एफ आगे एफ पीछे, मतलब एफ माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय m2। फ्रिक्शन को म्यू 1 m2g नहीं कर देना है, जो नॉर्मल रिएक्शन है हमें वही वैल्यू लिखनी है। ठीक है। और इन दोनों को इक्वेट करके चेक कर लो, ए की वैल्यू तो मिल गई ना, म्यू 1g। तो मैं लिख सकता हूं म्यू 1g की वैल्यू एफ माइनस म्यू 1 m1g डिवाइडेड बाय m2 हो रही है। नहीं, तो यहां से चेक करो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है। एफ की वैल्यू आ रही है म्यू 1 कॉमन m1 प्लस m2 इंटू जी। मतलब ये एफ की वो वैल्यू है जब तक दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा अगर फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए, म्यू 1 m1 प्लस m2 इंटू जी, तो फिर क्या होगा? तब फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक को उतनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जितने की जरूरत है दोनों को साथ मूव करने के लिए। इस केस में कह सकते हैं ब्लॉक्स विल मूव इंडिपेंडेंट, मतलब ब्लॉक्स विल हैव स्लिपिंग। ये रिजल्ट याद नहीं करना है, हमें देखना है कि यहां पर कैलकुलेशन किस तरीके से हुई। ठीक है। तो और अगर फोर्स की वैल्यू इससे कम हो तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में सारी समस्याएं दूर। नहीं, सो आई होप यू गॉट दिस पार्ट। मतलब हम यहाँ पे कैलकुलेट ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्लॉक्स साथ में कब तक मूव करेंगे, मतलब कितने फोर्स की वैल्यू होगी
जब तक ये ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। तो ये तो मैंने यहाँ पे एक तरीका सबको बताया, आई होप ये क्लियर था। इसमें मैं एक तरीका यहाँ बताऊंगा जो आप ऊपर वाले केस में भी यूज कर सकते हैं। मुझे फाइंड करना है कि ये ब्लॉक्स कब तक साथ में मूव करेंगे। तो जब तक ये ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, क्या मैं इसे एक बड़ा ब्लॉक मान सकता हूं M1 प्लस M2 का? ये चीज हम ऊपर भी कर सकते थे, तो सबको करके ये ट्राई करना है। तो मैंने यहाँ पे F लगाया, क्या नीचे कोई फ्रिक्शन लग रहा है? नीचे का सरफेस स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन में कह सकता हूं F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये चीज मैं ऊपर वाले केस में भी कह सकता था, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन मुझे मिल गया। अब मुझे देखना है कि यहां पर कौन सा ब्लॉक फ्रिक्शन के भरोसे है, क्योंकि धोखा उसी को मिलेगा जो फ्रिक्शन के भरोसे रहेगा, ठीक है। गाड़ियां स्किड क्यों कर जाती हैं सड़क पे? क्योंकि वो फ्रिक्शन के भरोसे टर्न ले रही होती है। बारिश हो गई, गाय ने गोबर कर दिया, फ्रिक्शन घट गया और गाड़ी स्किड। तो यहां पर भी क्या करना है हमें, यहां पर हमें देखना है कि कौन सा ब्लॉक है जो फ्रिक्शन के भरोसे बैठा हुआ है और भगवान का नाम ले रहा है कि भाई बचा लो मुझे। M2 ब्लॉक है। अब हमने फोर्स लगा दिया ऊपर वाले पे, तो सारी समस्या M2 से शुरू होगी। M1 को साथ देने के लिए फोर्स है, M2 है भगवान भरोसे। तो तुम्हें इन सारे क्वेश्चंस में भगवान भरोसे वाले ब्लॉक को, मतलब फ्रिक्शन भरोसे वाले ब्लॉक को ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर M1 आगे बढ़ रहा है, तो ये इसको आगे पुल करेगा फोर्स फ्रिक्शन F लगा के, और ऊपर वाला जो ब्लॉक है इस वाले ब्लॉक को तो हमने फोर्स लगा के आगे पुल किया, और एक स्मॉल f पीछे लग रहा है। ऊपर वाले से मुझे यहाँ कुछ खास मतलब नहीं है। नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा? मैंने कहा दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, होना चाहिए। तो नीचे वाले का कितना होगा? नीचे वाले का होगा F बाय M2, नहीं? और मैं निकाल लूं कि कब तक ये दोनों साथ में मूव करेंगे, मतलब उस लिमिटिंग टाइम पे जब दोनों के बीच में स्लिपिंग जस्ट शुरू होने वाली होगी। ये चीज दिमाग में हमेशा के लिए डाल लेना है कि फ्रिक्शन उस समय लिमिटिंग हो चुका होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो चुकी होगी, मतलब ये F जो है कितना हो जाना चाहिए? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना दे रखा है? म्यू 1। नॉर्मल रिएक्शन कितनी है दोनों के बीच में? M1G डिवाइडेड बाय M2, ठीक है। और यहाँ F की वैल्यू चेक करो, कितने फोर्स के वैल्यू तक यहाँ पर स्लिपिंग नहीं होगी? 1 मिनट में निकल जाएगा। M1 प्लस M2 इंटू म्यू 1 M1G डिवाइडेड बाय M2। याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। इन दोनों पार्ट्स को सभी लोग एक बार दोबारा से देखेंगे, दोबारा से अपने नोट्स में चेक करो कि किस तरीके से कौन सा रिजल्ट आया। मतलब फोर्स की इस वैल्यू के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग हो जाएगी। मतलब मान लो मैं इसे F0 कहता हूं, तो अगर फोर्स F0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा? दोनों ब्लॉक में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। एक का एक्सेलरेशन कुछ और, दूसरे का कुछ और, ठीक है। और वो कितना एक्सेलरेशन होगा मुझे वो निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूं। M2 की मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 कितना हो जाएगा? सेकंड का एक्सेलरेशन सिंपली फ्रिक्शन बाय ए, फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी म्यू 1 M1G पे, और डिवाइडेड बाय M2 कर देंगे। सेकंड का एक्सेलरेशन ये रहेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन, फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन होगा A1, ये एक्सेलरेशन होगा कितना? चेक करो, F माइनस F डिवाइडेड बाय M1। F की वैल्यू लिमिटिंग में जाकर अटक जाएगी, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकती। तो जो भी फोर्स की वैल्यू होगी, अगर F F0 से बड़ा है तो बस फोर्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये फ्रिक्शन तो मुझे पता होगा, डिवाइडेड बाय M1 में कर दूंगा, काम हो गया, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें पहले सीखना पड़ेगा सरफेस अगर स्मूथ हो तो हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपने ये सीख लिया अच्छे से तो आगे वाले पार्ट्स उतने मुश्किल आपके लिए नहीं होंगे। सो प्लीज इंश्योर कि यहां तक आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर जरूरत है तो आप वीडियो को अब तक एक बार दोबारा से देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट केस है कि अगर दोनों सर्फेसेस रफ हों, ठीक है, मतलब यहां पे मैंने म्यू 1 दे दिया ऊपर वाले में और नीचे वाले में दे दिया म्यू 2। तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं दोनों सर्फेसेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करूं। तो
ऊपर वाले सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होगी, मैं FL1 लिख रहा हूं, μ1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इस वाले सरफेस पे वो है M1G। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ये यहां के लिए हो गया। M2 और ग्राउंड के बीच में कितना होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, मान लो मैं कहता हूं FL2, ये वाली वैल्यू क्या होगी, μ2 इंटू कितना नॉर्मल रिएक्शन है जमीन के और बेसिकली दोनों ब्लॉक का वेट है, वो नीचे का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। तो मैं ऐसे लिखूंगा M1 प्लस M2 इंटू जी। गलती से भी यहां μ2 M2G नहीं लिखना है, क्योंकि यहां पर दोनों ब्लॉक्स हैं जिनके नॉर्मल रिएक्शन को जिनके वेट को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। ओके ठीक है, तो यहां से हम अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से ब्लॉक पे फोर्स लगा। अब फोर्स किसी पे भी लग सकता है, ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी। ठीक है, देखो इस केस में कंडीशंस काफी सारी बनती है। कंडीशन क्या क्या बनेगी, सबसे पहली चीज तुम्हें देखनी होगी कि इन दोनों में से, ये वाले में से और ये, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, राइट। अब हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए, L1 वाला ज्यादा हो, L2 वाला कम हो, कुछ भी हो सकता है। और सेकेंड चीज तुम्हें देखनी है कि इन दोनों में से मैंने फोर्स किस पे लगाया। ठीक है, तो मैं यहां से एक केस इस वाली वीडियो में डील करूंगा और एक केस में अगले वाले पार्ट में डील करूंगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं FL1 इज लेस देन FL2। μ1 वगैरह लेने से थोड़ी कंफ्यूजन होती है कभी कभी। एक काम करते हैं, कुछ डेटा ले लेते हैं, म्यू की कोई वैल्यू। चलो मैं एक डेटा लेता हूं। पहला काम होगा हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालें ऊपर वाले सरफेस पे। FL1 कितना हो गया, 0.4 इंटू 2, जी को मैं 10 ले रहा हूं, तो ये वैल्यू आ गई 8 न्यूटन। नीचे वाले सरफेस पे FL2 ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 50, ये हो गया 25 न्यूटन। तो मैंने फोर्स लगाया नीचे वाले ब्लॉक पे। शुरुआत में क्या होगा, थोड़ा सा फोर्स लगाने से कोई ब्लॉक नहीं हिलेगा। मान लो तुमने, एग्जांपल में ले रहा हूं सो दैट ये सबको क्लियर हो जाए, मान लो मैंने यहां पे फोर्स लगा दिया कुछ भी 10 न्यूटन, क्या होगा, ये है 2 kg, ये है 3 kg और ये है ग्राउंड। क्या ये सिस्टम मूव करेगा, हाँ या नहीं। अब लोग सोचेंगे कि ऊपर वाले सरफेस पे तो 8 ही न्यूटन फ्रिक्शन है, तो शायद मूव कर जाए। नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग जाए, ऊपर वाला तो मूव कर जाएगा, लेकिन नीचे वाले पे तुमने जो 10 न्यूटन लगाया, दिस इज नॉट सफिशियंट टू मूव द लोअर ब्लॉक। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो खुद मूव ना करे, लेकिन उसके ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर जाए। मतलब तुमने टेबल को टच किया, टेबल मूव नहीं किया, बट टेबल पे रखा जो बॉटल है वो बॉटल मूव कर गया। मतलब टेबल पर रखी कोई किताब या कोई बॉटल मूव नहीं कर सकता ना अगर तुमने टेबल पे फोर्स लगाया तो, और टेबल मूव ही ना करे। तो यहां वही चीज है, क्या मैं नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं, वो बेचारा मूव ही नहीं कर रहा है, क्या उसके ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर सकता है, नहीं कर सकता। फिजिक्स का पहले कॉमन सेंस। ओके, मतलब यहां पर 2 kg ब्लॉक तब तक मूव नहीं करेगा जब तक 3 kg ब्लॉक मूव ना करे। मतलब मुझे ऊपर वाले ब्लॉक की चिंता कभी नहीं करनी है। ठीक है, तो मुझे कौन से सरफेस पर देखना है मूवमेंट, मतलब 2 और 3 में पहले मूवमेंट शुरू नहीं हो सकती, पहले मूवमेंट शुरू होगी 3 और ग्राउंड के बीच में। मतलब अगर दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, मैं दोनों को एक 3+2 kg का ब्लॉक मान सकता हूं। ग्राउंड मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगा सकता है, यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 25। ठीक है, सामने हमने लगाया फोर्स कितना, 10 न्यूटन। क्या ये कभी मूव करेगा, यहां फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगा के। लिमिटिंग फ्रिक्शन पूरा का पूरा नहीं लगता, वो होशियार है,
मैं हमेशा कहता हूं काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ डम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ स्मार्ट फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने की जरूरत है। ये 25 लगा सकता है, इसका मतलब नहीं कि 25 ही लगाएगा। अगर इस ब्लॉक को रोके रखने के लिए 10 न्यूटन को ही बैलेंस करना है तो 25 लगाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमने सामने 10 लगाया तो ये पीछे 10 लगाएगा। अगर तुमने सामने 25 लगा दिया तो जाके ये फ्रिक्शन हो जाएगा 25 के बराबर। और तुमने सामने के फोर्स को 25 से भी थोड़ा ज्यादा कर दिया, तभी यहां पर स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। मतलब मुझे स्लिपिंग शुरू कराने के लिए क्या चाहिए? मुझे फोर्स की वैल्यू पहले चाहिए 25 न्यूटन से ज्यादा, तभी स्लिपिंग शुरू होगी। स्लिपिंग बिगिंस। लेकिन उसके पहले दोनों ब्लॉक रहेंगे रेस्ट पे। मतलब मैं फोर्स को यहां पे 24 कर दूं, 10 कर दूं, 12 कर दूं, 5 कर दूं, कुछ भी कर दूं, दोनों ब्लॉक्स रहेंगे रेस्ट पे। A1 मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg विल बी इक्वल टू 0, एज सिंपल एज दैट। ओके फाइन। तो ये लर्निंग वीडियो है, थोड़ी लंबी तो होगी, थोड़ा झेलना पड़ेगा, क्या करोगे। सो एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 25 हो तो मूवमेंट शुरू हो जाएगी। मूवमेंट शुरू होगी, हमने फोर्स तो लगाया 3 kg वाले पे, 2 kg वाला क्यों मूव कर गया? क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 3 kg निकल जाता नीचे से, 2 kg धम से गिरता उसके बाद। नहीं, तो मैं देख सकता हूं अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं देख सकता हूं कि 2 kg वाले पे इस पे तो फ्रिक्शन लग रहा है आगे, 3 kg वाले पे यही फ्रिक्शन पीछे, और ये जमीन पे भी घिस रहा है ना बेचारा, तो जमीन वाला फ्रिक्शन भी इधर पीछे लग रहा होगा। इस पे आगे लग रहा होगा फोर्स एफ। तो कितनी हो जाएगी दोनों की एक्सेलरेशन? ऊपर वाले की एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास, नीचे वाले का एक्सेलरेशन F माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3, नेट फोर्स बाय मास दोनों के लिए लिख दिया हमने। अगर दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? मैं ढूंढना चाह रहा हूं कि फोर्स के कौन से मैक्सिमम वैल्यू तक स्लिपिंग तो शुरू हो जाए लेकिन दोनों साथ मूव करें, बोथ मूव टुगेदर। ये कब तक मूवमेंट होगी सोच के बताओ। ये मूवमेंट तब तक होगी जब तक ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ना हो जाए। मतलब 2 और 3 के बीच में स्लिपिंग जस्ट शुरू होनी है, मतलब उनके बीच का फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो चुका है। फ्रिक्शन सरेंडर कर रहा है कि भाई इससे ज्यादा मैं अब नहीं झेल सकता। तो अगर मैं लिखूं फॉर स्लिपिंग अगर 2 और 3 के बीच में शुरू होनी है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, एफ को डाल दो ना, 8, 8/2, एफ -8 -25/3। तो क्या तुम्हें एफ की वैल्यू मिल रही है? यहां से एफ की वैल्यू कितनी मिली? 45। मतलब अप टू 45 न्यूटन दोनों ब्लॉक्स साथ साथ मूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने 45 से ज्यादा का फोर्स लगा दिया उसके बाद ये फ्रिक्शन 8 न्यूटन पे आके फिक्स हो जाएगा। ये 8 से ज्यादा बढ़ने नहीं वाला, इसको भी तुम 8 पे फिक्स ही कर दो। और ये फोर्स को मैं अगर उससे ज्यादा कर दूं, मान लो 45 से ज्यादा, अगर मैंने फोर्स को कर दिया 60, तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे 2 kg का? 2 kg फ्रिक्शन तो भाई सरेंडर कर चुका है। फ्रिक्शन बोलेगा भाई मुझसे अब बढ़ा नहीं जाएगा, मैं सीधा फ्रिक्शन 8 लूंगा। और जब स्लिपिंग शुरू हो जाए तो फ्रिक्शन को फिक्स कर दो, फ्रिक्शन उसके बाद चेंज नहीं करेगा। A2 कितनी आ जाएगी? 4। A3 निकालो, 3 kg वाले का एक्सेलरेशन, F मतलब मान लो 60, पीछे 8 लग गया, पीछे लग गया 25 डिवाइडेड बाय 3, 9। ओके,
तो 60 न्यूटन पे एक मूव करेगा 4 से, दूसरा मूव करेगा 9 से। लेकिन 25 न्यूटन तक कोई मूवमेंट नहीं, 25 से 45 तक दोनों साथ में मूव करेंगे, और 45 से ऊपर chaos, ये उधर स्लिप कर रहा है, वो उधर स्लिप कर रहा है। ओके, तो ये था थ्योरी इस पूरे पार्ट के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड इट इज हाईली रिकमेंडेड कि इस पार्ट को एक बार दोबारा से देख लो। इसमें एक और केस है, अगर फोर्स हम ऊपर वाले पे लगाएं तो मैं उस पार्ट को डील करूंगा अगली वाले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, इतने को भी सीख पा रहे हो अच्छे से, सो आई शैल बी वेरी हैप्पी। ओके, और अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, जो क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आंसर को लिखेंगे कमेंट के सेक्शन में। तो ये है क्वेश्चन सेट्स। ये सबसे पहले 2 क्वेश्चन, मैंने स्क्रीन को रोका हुआ है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डन। ये है नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, इसका भी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। मैं बहुत जल्दी अगली वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे, बट उसके पहले इंपॉर्टेंट है कि जितना हमने इस वीडियो में सीखा उसे हम अच्छे से एब्जॉर्ब करें, इन सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, और भी जितने क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हैं हम उनको भी करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।